ये सारे डाइवर्ट सबमरीन लेकर पानी के एकदम निचले वाले हिस्से में जाते हैं फटी हुई पाइपलाइन ठीक करने के लिए, पर वो बुरी तरीके से फंस गए इतने खतरनाक तूफान में जो पानी के निचले हिस्से तक अपना बहुत ज्यादा असर दिखा रहा था। इससे तो कई रेयर स्पीशीज के जीव जंतु भी बाहर आने लगे थे। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक ऑयल माइनिंग फैक्ट्री की शिप को दिखाते हुए, जो समुद्र में मौजूद कई सारे ऑयल पाइपलाइन की देखरेख करती थी। उनका काम सारे ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट करने वाली पाइप्स की मेंटेनेंस करना था। लेकिन अचानक अब उस शिप के सारे कर्मचारियों को एक इम्पोर्टेंट बात पता चली। कंट्रोल रूम तुरंत ही उन्हें बता देती है कि उनकी एक ऑयल पाइपलाइन में लीकेज हो रही है और लगातार वो सारा ऑयल पानी में मिलता जा रहा है। तो उन्हें जल्द से जल्द पानी के अंदर जाकर उस लीकेज को बंद करना होगा, नहीं तो वो ऑयल समुद्र में रहने वाले जीवों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और अगर ये ऑयल बड़े पैमाने पर फैल गया तो उनकी कंपनी को भी भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। इन्हीं चीजों की वजह से एंगल नाम के एक कर्मचारी के पास लेकर आया जाता है, जो कई सालों से यहाँ पर टेक्नीशियन की तरह काम कर रहा था। एंगल के भी सीनियर्स लगातार इसी बात पर डिस्कशन करते जा रहे थे कि उसे कैसे ठीक करेंगे। खैर यहाँ सिर्फ इतनी ही बात नहीं होती, उन्हें खबर मिली होती है कि इस समय समुद्र में सबसे बड़ा तूफान देखा गया है और वो लगातार उसी पोजीशन पर बढ़ रहा है जहाँ पर लीकेज थी। तो इस मोमेंट पर यही क्वेश्चन बनता है कि उन्हें जाना भी चाहिए कि नहीं। उन सभी ने पानी में इतनी ज्यादा गहराई पर कभी भी काम नहीं किया था, ऊपर से वो तूफान जिसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है उन्हें अंदाजा नहीं। लेकिन फिर भी अब कंपनी के ऑफिशियल्स बहुत ज्यादा प्रेशर डालने लगे कि तुम सभी को ये काम करना ही होगा। तो इसीलिए एंगल इन चीजों को मना ही नहीं कर पाता और वो उस जगह पर निकलने की तैयारी करने लग जाते हैं जहाँ लीकेज हो रही थी। एंगल ने वहाँ जाने से पहले कुछ एक्सपीरियंस लोगों को अपनी टीम में ऐड किया, जैसे कि हैरी और मिच नाम के दो कोवर्कर्स जो उसका साथ देंगे अंडर वाटर डाइविंग करके प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ऊपर से एक जॉन नाम का आदमी होता है उनकी टीम में जो कम्युनिकेशन एक्सपर्ट था। उसका काम होगा कि सबमरीन का कांटेक्ट मेन बोट से करते रहना ताकि उन्हें इतनी पानी के अंदर इंस्ट्रक्शंस मिलते रहें। वो सभी लोग पूरी टीम की तरह बोट में बैठकर निकल पड़े थे उस स्पॉट पर जहां एक्चुअल में वो पाइपलाइन फट गई है। हमें पता चल रहा था कि बोट के अंदर मौजूद हैरी नाम का वो कोवर्कर बहुत ही ज्यादा ड्रंक है, जबकि ऐसा करना डाइवर्स को साफ मना था मिशन के दौरान। फिर भी हैरी लगातार ड्रिंक किए जा रहा था। हमें तो यहाँ जोस भी दिखाया गया जो थोड़ा सा टेंशन में था। वो तुरंत ही अपनी वाइफ को कॉल लगाता है क्योंकि वो उसे बहुत मिस कर रहा था। एक्चुअल बात ये होती है कि जॉन्स की वाइफ प्रेग्नेंट थी और जल्दी उसकी डिलीवरी होने वाली होती है और जॉन की मजबूरी देखो, उसे ये मिशन करके ही घर पर वापस लौटना था। इसलिए जॉन्स अपनी वाइफ को समझाता रहता है कि कुछ घंटों की ये बात है, वो जल्द से जल्द मिशन कंप्लीट करके तुम्हारे पास पहुंच ही जाएगा। पर शायद ये जॉन्स की गलतफहमी थी। अब यहाँ कुछ घंटों के सफर के बाद उनकी शिप पहुंच गई होती है उस स्पॉट पर। इस जगह से वो एक छोटी सी सबमरीन के अंदर बैठेंगे जो उन्हें पानी के एकदम अंदर तक लेकर जाएगी। सबमरीन में एंगल, जोन्स, हैरी और मिच चारों चले जाते हैं। उन्हें सिर्फ मेन शिप से कांटेक्ट बनाए रखना होगा अपने इंस्ट्रक्शंस के लिए। हैरी और मिच मिलकर सबमरीन को कंट्रोल करते हैं और उस जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर पाइपलाइंस बिछाई गई हैं। उन्हें अब ढूंढना होगा कि लीकेज कहाँ पर हो रहा है। अब समुद्र के एकदम नीचे वाले हिस्से में पहुंचने के बाद उन्होंने अपने डाइविंग गियर्स पहन लिए थे। एंगल, हैरी और मिच तीनों पानी में चले जाते हैं और सिर्फ जोन्स ही सबमरीन में मौजूद था। उसका काम होता है कम्युनिकेशन बनाए रखना ऊपर वाली शिप से, तो वो अपना काम बखूबी निभा रहा था। वहीं बाकी तीनों उस ऑयल माइनिंग फैक्ट्री की पाइप की लीकेज ढूंढने में बिजी हो गए। एक्चुअल में उन्हें वो लीकेज वाली जगह मिल भी गई थी जो कई प्लेसेस पर होती है, तो तीनों मिलकर उस जगह को फिक्स करने लगे ताकि जरा भी ऑयल बाहर ना निकले। जोन्स यहाँ सबमरीन में काफी एक्साइटेड था क्योंकि उसने आज तक इतनी ज्यादा गहराई में मिशन नहीं किया होता। वो तो समुद्र में कई सारे अलग अलग जीवों को देखता है जिसके बारे में उसने सुना भी नहीं होता। इन चीजों को रियलिटी में देखकर वो काफी मंत्रमुग्ध हो गया था। जोन्स तो उस मोमेंट पर अपनी प्रेग्नेंट वाइफ की फोटो भी देखता है जिससे उसे काफी सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। इस समय तो वह यही सोचता है कि काश वो अपनी वाइफ के पास होता, पर यहाँ से जोन्स का भविष्य कितना खतरे में पड़ने वाला है ये उसे भी नहीं पता। वो तीनों काम कर ही रहे थे तभी अचानक सबमरीन को जोर से झटका लगता है। जोन्स एकदम से समझ नहीं रहा था कि आखिर ये क्या हो गया। सबमरीन बहुत ही ज्यादा हिल रही थी, जैसे किसी ने उसे टक्कर मार दिया हो। और ये वाइब्रेशन इतनी ज्यादा थी कि जिस वायर से वो तीनों कनेक्ट हुए थे सबमरीन से, वो भी महसूस कर पा रहे थे। फिर जाकर एंगल अंदाजा लगाता है कि शायद ये वही खतरनाक तूफान है जो यहाँ पहुंच रहा है। उन्हें जल्द से जल्द अपना काम खत्म करके ऊपर जाना होगा। जोन्स भी सबमरीन के अंदर फंसे रहकर काफी परेशान हो रहा था और अब तो उसका मेन शिप से कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा होता। हैरी तो इस समय बहुत ही ज्यादा डर गया और वो वापस सबमरीन की तरफ जाने लगा। लेकिन एंगल ये गलती नहीं कर सकता क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो कंपनी वाले उसे निकाल देंगे। इसीलिए एंगल और मिच पूरा ट्राई करते हैं कि वो उन लीकेजेस को भर दे। बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार उनका ये काम पूरा हो चुका होता है। वो भी बाकियों के साथ सबमरीन में कैसे भी पहुंचते हैं और सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। अभी भी उनका ऊपर वाली शिप से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा होता।
पानी के बहाव की वजह से वो इतना तो समझ गए थे कि खतरनाक तूफान ठीक उनके ऊपर मौजूद है। सभी बहुत ज्यादा पैनिक थे, खास करके जोन्स, क्योंकि उसे इस मिशन में मरना नहीं था, उसे तो अपनी वाइफ के पास भी जाना है। मिच यहाँ लगातार ट्राई करता जा रहा था कांटेक्ट करने का, और एक बार तो हो भी जाता है। मिच साफ कहने लगा कि उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया है, इसलिए जल्द से जल्द सबमरीन को इंस्ट्रक्शंस दिए जाए और हमें ऊपर बुला लिया जाए। ऐसा बोलते ही सबमरीन को ऊपर खींचा जाने लगा, लेकिन जो उन्हें झटके लग रहे थे ये नहीं होना चाहिए था। ऐसा उन्होंने अपने कितने सारे मिशन में नोटिस ही नहीं किया। अब ये किस प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है उन्हें तो नहीं समझता, लेकिन कुछ ही देर के अंदर उनका रेडियो सिग्नल पूरी तरीके से ठप हो गया और वो पूरी सबमरीन जो ऊपर जा रही थी उतनी ही तेजी से नीचे आने लगी। सभी लोग एकदम पैनिक हो गए और लगातार उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। ये इसलिए क्योंकि वो पानी के ऊपर वाले हिस्से से बहुत तेजी से नीचे आ रहे होते हैं। इन चीजों का असर हर एक वर्कर के ऊपर होता है, लेकिन जॉन सबसे ज्यादा डर गया। सभी उसे लगातार शांत करा रहे होते हैं और ये सोचते हैं कि उनकी सबमरीन को ज्यादा नुकसान ना हो। अगर सबमरीन खराब हो गई तो उन्हें बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। थोड़ी देर तक अंदर जाने के बाद उनकी सबमरीन एक जगह पर रुक जाती है। अभी भी ऊपर वाले कम्युनिकेशन शिप से कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ। मिच भी अब काफी परेशान हो चुका था कि कांटेक्ट कैसे किया जाए, और विदाउट कांटेक्ट के वो बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। अब यहाँ एंगल बाहर की तरफ चला गया ये नोटिस करने के लिए कि सबमरीन को कुछ नुकसान तो नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो उसे ठीक करना होगा जल्द से जल्द। चारों तरफ वायर्स और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट देखने के बाद एंगल ये कंक्लूजन निकालता है कि सबमरीन को तो कोई डैमेज नहीं हुआ, जरूर कोई और प्रॉब्लम है जो वो इतनी तेजी से नीचे गिरे। एंगल तो बाहर की तरफ अपनी जांच पड़ताल जारी रखता है। वहीं सबमरीन के अंदर तो और भी ज्यादा हीटअप माहौल क्रिएट होने लगा था, जिसमें मिच, हैरी और जोन्स कंपनी को ही दोष देने लग जाते हैं, क्योंकि अगर तूफान इतना तेज होता है तो उन्हें मिशन करने नहीं आना चाहिए था। मिच ने ये कंफर्म कर दिया था कि उनका हीटर काम कर रहा है, यानी उन्हें कुछ समय तक ठंडी नहीं लगेगी। एंगल तो बाहर अभी भी कई सारे वायर्स को चेक कर रहा था, जिससे कि सबमरीन को ऊपर खींचा जाता है। अब जैसे ही वो थोड़ा और ऊपर गया तो वो एक चीज देखकर बहुत ही हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे सामने की तरफ से अपनी वो ऊपर वाली शिप के कई सारे पुर्जे नीचे गिरते हुए दिखाई देते हैं। शिप की सारी चीजें टूटकर नीचे गिरती जा रही थी, यानी इससे साफ कंफर्मेशन मिलती है कि उस पूरे तूफान में शिप बची ही नहीं। जो भी था पूरा टूटकर नीचे आ गया और अब शायद उनका कम्युनिकेशन साधन एकदम से ठप पड़ चुका है। एंगल जब समुद्र के एकदम तल तक जाता है तो उसे अपने कई सारे मेंबर्स मरे पड़े हुए मिले थे। ये वो सारे मेंबर्स होते हैं जो शिप पर काम करते थे एज अ टेक्नीशियन। एंगल बहुत ही ज्यादा शॉक होकर सीधा सबमरीन में गया और बहुत ही ज्यादा टेंशन में सभी को ये बात बताता है। हर एक कोई इस बात से पैनिक करने लगा कि अब तो शिप भी नहीं है, उन्हें रेस्क्यू करने वाला कोई भी नहीं था और वो समुद्र के एकदम नीचे फंसे हुए हैं। उनके पास कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन है और अगर वो भी खत्म हो गई तो वो बचने नहीं वाले। जॉन्स, हैरी, मिच भी एकदम से परेशान हो गए और समझते बिल्कुल नहीं कि क्या करना है। वो सबमरीन को छोड़कर डायरेक्ट तैरते हुए भी ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि पानी के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और ऊपर की तरफ अलग प्रेशर होता है। इसे डिकम्प्रेशन कहते हैं, यानी अगर कोई भी डाइवर पानी के एकदम निचले हिस्से से डायरेक्टली ऊपर आता है तो 99% चांसेस होते हैं कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स फट जाएंगे, यानी वो बच नहीं सकता था। सेम यही डर अब सबमरीन में मौजूद सभी लोगों को होता है। वो सब तो एक मोमेंट पर एक दूसरे से झगड़ने भी लगे थे कि अगर उन्हें पता था कि तूफान आ रहा है तो फिर वो यहाँ पर आए क्यों। कंपनी कुछ पैसों के लिए हम सबकी जान कुर्बान करने के लिए तैयार थी, पर मिच जो उन सभी में से सबसे समझदार था वो उन्हें शांत कराता है और कहता है कि इससे ज्यादा ऑक्सीजन खर्च होगी, यानी झगड़ा करना हमारे लिए ही नुकसानदायक है। उल्टा उन्हें सोचना चाहिए कि कैसे वो यहाँ से बाहर निकल पाए ऊपर की तरफ। एंगल तो मिच को एक और आइडिया दे रहा था कि हम सबमरीन में लगे हुए वेट को निकाल दे, इससे सबमरीन हल्की हो जाएगी और ऊपर चली जाएगी। पर मिच इसके लिए साफ मना कर देता है, क्योंकि ये भी खतरनाक हो सकता था। सबमरीन को इस टाइप से बनाया गया है ताकि वो पानी के तल के अंदर मौजूद प्रेशर को हैंडल कर सके, नहीं तो उन सभी की हालत ओशन गेट नाम की उस कंपनी की सबमरीन की हो जाएगी, जिसकी घटना आप लोगों ने कुछ सालों पहले सुनी ही होगी। वो सभी बैड सबमरीन के स्ट्रक्चर के साथ पानी के अंदर चले तो गए, लेकिन प्रेशर इतना ज्यादा था कि उनकी पूरी सबमरीन एकदम से पचक गई। जितने भी बिलियनियर्स और बिजनेसमैन उसके अंदर मौजूद थे सब के सब मारे गए। तो इसीलिए मिच कहता है कि ये प्लान एकदम से बेकार है। अब यहाँ पता चला कि ऑक्सीजन सिलेंडर सब लीक होने लगे हैं, जिससे अंदर मौजूद सारी ऑक्सीजन का लेवल एकदम कम होने लगा था। अलार्म बजने के कारण हर एक कोई पैनिक हो रहा होता है और सबसे ज्यादा असर तो जोन्स पर होता है। सबमरीन में एकदम से अफरा तफरी मच गई थी और कैसे भी वो एक सिलेंडर को कंट्रोल करते हैं कि वो लीक ना हो। अब बैड लक के कारण उनके पास और भी कम समय बचा हुआ है जिसमें वो ऑक्सीजन यूज कर पाएंगे। एक बार ऑक्सीजन खत्म हो गई तो उनका बचना नामुमकिन है, इसीलिए उन्हें अब यही वेट करना है कि कोई उन्हें बचाने आ जाए।
वो सभी लोग सबमरीन में मौजूद होकर मदद के लिए वेट कर ही रहे थे, तभी उनका रेडियो किसी से कनेक्ट होता है। मिच जब लगातार बात करने लगा तो पता चला दूसरी तरफ से कोई और शिप है जो उनकी तरफ बढ़ रही है। कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद मिच उन्हें सारी बातें समझा देता है कि कैसे उन्हें मदद चाहिए। वो सबमरीन में पानी के एकदम निचले वाले हिस्से तक फंसे हुए हैं। अब यहाँ मिच ने एक्सपेक्टेशन लगा कर रखी थी कि वो अमेरिकन जहाज होगा जो उनकी मदद जरूर करेगा, लेकिन पता चला कि वो कोई प्राइवेट शिप होता है जो इतने नीचे आने का रिस्क नहीं ले सकता था। इसीलिए उन लोगों ने मिच द्वारा कही गई सारी बातों को एकदम से इग्नोर कर दिया। वो अपने रेडियो का सिग्नल बंद कर देते हैं, यानी मिच और उसके दोस्तों को यहीं फंसे रहना होगा। उनके पास एक मदद आई थी, वो भी चली गई। अब तो इस बात से धीरे धीरे मिच भी अपना होप हारता जा रहा था। हर एक वर्कर के चेहरे पर डर होता है क्योंकि उनकी फैमिली थी और अगर कुछ घंटों में ऑक्सीजन खत्म हो गई तो कोई रेस्क्यू टीम भी उन्हें नहीं बचा सकती। अब यहाँ थोड़ी देर बाद मिच और हैरी अपना डाइविंग सूट पहनकर बाहर निकल जाते हैं। बात ये थी कि वो सिर्फ चेक कर रहे थे हर एक इक्विपमेंट्स की कि सबमरीन के नीचे गिरने की वजह से कोई डैमेज तो नहीं हुआ है या फिर कहीं और तो लीकेज नहीं है। दोनों अच्छी तरीके से देखकर सारी चीजों को टाइट कर देते हैं। अब मिच सबमरीन के ऊपर वाले हिस्से में जाता है तो उसने देखा कि उसके ऊपर कई सारे आयरन रॉड्स गिरे हुए हैं। ये जरूर उस शिप के मलबे होंगे जब वो तूफान में पूरी डिस्ट्रॉय हो गई होगी। अब वो आयरन रॉड इतना भारी था कि मिच उस पर बहुत जोर लगाने लगा। काफी कोशिश करने पर भी जब वो थोड़ा सा हिला तब पता चला कि उसी से मिच को बहुत ज्यादा चोट लग गई है। ये चोट इतनी ज्यादा थी कि मिच बेहोश होकर गिरने लगा। अब इसमें हैरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने साथी की मदद करे और उसे सबमरीन में लेकर जाए। हैरी वहाँ पहुँचता तो है और उसने मिच को उठाने की भी कोशिश की। सबमरीन से बंधी हुई मिच की रस्सी एक जगह पर फंस गई होती है, पर यहाँ शॉकिंग बात तो ये पता चली कि हैरी के हाथ कांप रहे थे। वो तो खुद ही नहीं संभल पा रहा था तो क्या वो मिच को उठाएगा। लेकिन अगर थोड़ी और देर होती तो शायद मिच मारा जाता। इसीलिए बैंगल खुद पानी में कूद जाता है और मिच को पकड़कर सबमरीन में लेकर आने का ट्राई करता है। हैरी भी अंदर पहुंच चुका था और जल्द से जल्द मिच को होश में लाया गया क्योंकि उसकी हालत बहुत गंभीर थी। होश में आते ही मिच सबसे पहले हैरी पर चिल्लाने लगा क्योंकि उन सभी ने पहले ही हैरी को मना किया था कि तुम ड्रिंक मत करना, पर हैरी तो अपनी आदतों को छोड़ ही नहीं रहा था। सभी लोग हैरी की तरफ बहुत गुस्से की निगाह से देख रहे थे क्योंकि इस गलती की वजह से उनके एक और मेंबर की जान चली जाती। हैरी भी अपनी गलती मानता है और साफ कहने लगा कि मैं अपने फैमिली से दूर रहता हूँ और इसी वजह से मुझे ये बुरी आदत लग गई जो कि मैं अभी छोड़ नहीं पा रहा। लेकिन हैरी ने अब प्रॉमिस किया कि आगे से वो ड्रिंक को हाथ भी नहीं लगाएगा। अब यहाँ काउंट करके उनके पास सिर्फ 2 घंटे ही बचे हुए थे। उतने समय में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और यहाँ का प्रेशर भी एकदम से कम हो जाएगा, यानी उन सभी का बचना तो एकदम से नामुमकिन ही लग रहा था। अब अगर ऐसी कंडीशन में कभी हम फंस जाएं जिसमें कि सबमरीन ओशन के अंदर गई है और एकदम बंद पड़ गई है, ऑक्सीजन भी लगातार कम होती जा रही है, यानी हमें बाहर निकलना ही होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो सबमरीन के स्ट्रक्चर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक सबमरीन के अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीज तो होती ही है। पहला, अंडर वाटर प्रेशर झेलने के लिए वो एडवांस सूट जिसमें कि हम पानी के अंदर आराम से ट्रेवल कर सकते हैं, और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है सबमरीन का एस्केप ट्रंक। ये सबमरीन का ऊपर वाला वो हिस्सा होता है जहाँ पर प्रेशर नॉर्मलाइज करा के ऊपर भेजा जाता है। ये सबमरीन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो ऊपर की तरफ होता है। तो सिंपली अगर हमें बाहर निकलना है तो एस्केप ट्रंक में आ जाइए, वो भी प्रेशर झेलने वाले सूट पहनकर। और याद रहे, तुरंत ही एस्केप ट्रंक को ओपन नहीं करना है। हमें ये अच्छी तरीके से समझना होगा कि अगर हम समुद्र के जितना अंदर जाते जाएंगे हमारे ऊपर प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर आपके ऊपर अभी फिलहाल नॉर्मल प्रेशर है जो कि सबमरीन में मौजूद हो और आप अगर तुरंत ही बिना नॉर्मलाइजेशन के पानी में चले गए तो आपकी बॉडी की धज्जियां उड़ जाएंगी। वो इतना प्रेशर होगा जो आपकी बॉडी सहन ही नहीं कर सकती। तो इसीलिए एस्केप ट्रंक में पहले नॉर्मलाइजेशन टेक्निक यूज की जाती है। सबसे पहले धीरे धीरे पानी भरा जाता है, फिर वाटर को उस प्रेशर में लेकर आया जाता है जितना बाहर की तरफ है। ऐसा होने पर ही आप हैच ओपन करके बाहर निकल सकते हो पानी में। याद रहे, हमें धीरे धीरे ऊपर की तरफ तैरते जाना है, बिल्कुल फास्ट नहीं। इन चीजों में हमें डीकम्प्रेशन इंजरी हो सकती है जो कि तुरंत ही ऊपर जाने पर होती थी। हमें ऊपर जाने के लिए एक कर्वी पाथ फॉलो करना है जहाँ पर पानी का प्रेशर अलग अलग होता था। धीरे धीरे आप पे प्रेशर कम होता जाएगा और फाइनल एक मोमेंट ऐसा आएगा जब आप पानी के एकदम ऊपर पहुंच जाओगे। ये भी ध्यान में रखना है कि हमें तुरंत ही किनारे पर नहीं निकलना है। कई मिनटों तक हमें पानी में ही रहना है जब तक हमारी बॉडी इस प्रेशर को ढाल नहीं लेती। अगर इन चीजों को ध्यान में रखें तो हम वहां से बच सकते हैं। लेकिन यहाँ तो मिच और उसके साथियों की और ज्यादा बुरी हालत हो गई थी। उनमें तो पहले से ही भारी डिस्कशन हो रहा था।
अब यहाँ जब बाकी लोग सबमरीन के एक दूसरे पार्ट में पहुंचते हैं तो पता चला कि हैरी वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। हैरी को चारों तरफ ढूंढ लिया गया, लेकिन बाद में रेडियो से पता चला कि हैरी सूट पहनकर बाहर गया है। हैरी ने उन लोगों को पहले ही कहा था कि जिस तरीके से उनकी शिप डिस्ट्रॉय होकर नीचे गिर गई है और तो और उनके सबमरीन में ऑक्सीजन खत्म होती जा रही है, तो हो सकता है कि उस शिप के मलबे में कई सारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स मौजूद होंगे। वो सिलेंडर्स जरूर समुद्र के एकदम नीचे आकर गिरे होंगे, तो हमें उसे ढूंढना चाहिए। इस चीज के लिए मिच ने हैरी को मना भी किया था, क्योंकि प्रेशर वहाँ पर बहुत ज्यादा हो सकता है। पर हैरी किसी की मानने वाला नहीं था। वो बिना किसी की परमिशन के निकल पड़ता है उस सिलेंडर को ढूंढने के लिए। बाकी टीम मेंबर्स भी एकदम से परेशान हो गए, क्योंकि हैरी अपने मन मुताबिक की चीजें कर रहा है। उसकी जान तो ऑब्वियस बात है बहुत ज्यादा खतरे में है। हैरी अब कुछ देर तक चारों तरफ ढूंढता रहा उन सिलेंडर्स को, लेकिन उससे कोई रिजल्ट तो नहीं मिलता। थोड़ी देर में अचानक हैरी को सांस आना बंद हो जाती है और वो बिल्कुल भी सोच नहीं पा रहा था कि वो इस सिचुएशन में क्या करे। उसके बाकी टीम मेंबर्स तो दूसरी तरफ मौजूद हैं, शायद वो उसे बचाने बिल्कुल नहीं आने वाले। हैरी तो बहुत ज्यादा कमजोर होकर वहीं पर गिर गया और उसे ठीक से सांस भी नहीं आती। मिच और बाकी टीम मेंबर्स सबमरीन में मौजूद होकर समझ नहीं पाते कि उन्हें मदद करनी चाहिए या नहीं। अगर वो हैरी की मदद करने जाएंगे तो हैरी की ऑक्सीजन तो खत्म होगी ही, साथ ही साथ जो पर्सन जाएगा उसका भी सिलेंडर खाली हो जाएगा। इससे बाकियों को भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए अब एंगल ने ये उपाय दिया कि हमें हैरी की ऑक्सीजन बंद कर देनी चाहिए। हैरी ने गलती की है और उसी की वजह से उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा, तो एटलीस्ट हम हैरी के मरने के बाद उसका ऑक्सीजन सिलेंडर तो यूज कर सकते हैं। मिच बेचारा बहुत सोच रहा था और वो इस तरीके से अपने साथी की बलिदानी नहीं दे सकता। मिच को चाहिए था कि वो जाकर उसकी मदद करे, पर वो भी सिचुएशन के सामने हारता जा रहा था। मिच ने कह दिया कि वो ये काम नहीं करेगा, लेकिन यहाँ बाद में पता चला कि जॉन्स, जो कि काफी डरा हुआ था, उसने जाकर तुरंत ही ऑक्सीजन सिलेंडर बंद कर दी हैरी की। यानी ये काम किसी और ने कर दिया और हैरी की सांसें धीरे धीरे बंद होती चली जाती हैं। बेचारा हैरी वहीं पर गिरकर अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, लेकिन सबमरीन में मौजूद वो तीनों लोगों को ये बात नहीं पता कि हैरी के ठीक आगे एक बहुत ही बड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर है। ये सिलेंडर शिप में से गिरा था जिसे कि हैरी ढूंढ रहा होता है, पर हैरी तो वहीं पर मर गया और बेचारा ये भी नहीं बता पाया कि यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर है। तीनों मेंबर्स जो सबमरीन में मौजूद थे, उन्हें तो लगने लगा कि अब तो उनका मरना तो तय है। ना कोई मदद आ रही है, ना उनके पास कोई ऑक्सीजन सिलेंडर्स बचे हुए हैं और ना ही वो इतने ऑक्सीजन के साथ ऊपर जा सकते हैं। जोन्स तो यहाँ बहुत ही ज्यादा डर के मारे ये कहने लगा कि शायद मैं अपने बेटे को देख भी नहीं पाऊंगा। वो सब यहीं पर मर जाएंगे और उनकी फैमिली एकदम से अकेली हो जाएगी। उसे डरता हुआ देखकर मिच उसे संभालता है। जोन्स के सपोर्ट में मिच कहने लगा कि उसे भी अपने फैमिली से मिले हुए कई साल हो चुके थे। उसने ऑलमोस्ट अपना पूरा समय काम में लगा दिया और फैमिली को जरा भी टाइम नहीं दिया, और अब ऐसी कंडीशन आ चुकी है कि उसे अपने फैमिली की बहुत याद आ रही है। अगर वो यहाँ से बच गया तो ये काम छोड़ देगा और अपने फैमिली के पास रहेगा, लेकिन उनके बचने के चांसेस तो जैसे जैसे ऑक्सीजन कम होती जा रही थी वैसे वो भी कम होते जाते हैं। अब थोड़ी देर में पता चला कि सबमरीन में जो हीटर होता है, जो उनके टेम्परेचर को एकदम नॉर्मल बनाए रखता था, वो भी अब धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। यानी कि वहाँ का टेम्परेचर और नीचे गिर रहा था। फिर भी यहाँ जोन्स थोड़ा समझदार होता है, तो उसने ऑक्सीजन की मदद से एक हॉट स्ट्रीमर बनाया। इससे थोड़ी गर्माहट तो मिलती है, लेकिन ऑक्सीजन भी खत्म हो रही थी। इस तरीके से कैसे चलेगा ये कहना तो मुश्किल है। इसीलिए अब मिच, जो उनमें से सबसे ज्यादा बहादुर था, वो बहुत ही ज्यादा उदास होकर एक लेटर लिखता है अपनी फैमिली के लिए। उसे बहुत ज्यादा दुख है कि वो तुम सभी को टाइम नहीं दे पाया। यानी कि मिच, हैरी और एंगल ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि वो बचने नहीं वाले। तीनों अपनी अपनी फैमिली के लिए लेटर्स लिख देते हैं और उन्हें पॉलिथीन वाले बैग में रख देते हैं। यानी अगर कुछ समय बाद रेस्क्यू टीम यहाँ पर आती है तो ये लेटर उनकी फैमिली तक पहुँचा देगी। लेकिन अचानक एक चमत्कार हुआ। उनके रेडियो पर कोई सिग्नल आता है, जिसे कि मिच ने तुरंत ही रिसीव किया और सारी डिटेल्स लेने लगा। दूसरी तरफ से आवाज आती है कि वो सब नेवी वाले बोल रहे हैं। यानी कि सबसे पहले जो प्राइवेट शिप दिखाई दी थी, उन्होंने उनके बारे में नेवी को बता दिया है और नेवी उनकी मदद करने के लिए जल्द से जल्द वहां पहुंच रही है। पर ऑब्वियस बात है कि वो 1 घंटे में यहाँ नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उनकी सबमरीन किस पोजीशन पर मौजूद है उन्हें नहीं पता। उसे ढूंढने में काफी समय भी लग सकता है। अब मिच ने तो साफ कहा कि उनके पास तो सिर्फ कुछ ही मिनटों की ऑक्सीजन बची हुई है। इस तरीके से वो सब इतने घंटों के लिए सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अब बहुत टेंशन में जब मिच बैठा हुआ था तो एंगल बताने लगा कि हमें हाथ पे हाथ धर के नहीं रुकना है। उन लोगों को ट्राई करना चाहिए कि शिप से जो गिरी हुई ऑक्सीजन सिलेंडर्स है उसे ढूंढ ले। वही एक लास्ट ऑप्शन है हमारे लिए। मिच को इसमें खतरा लग रहा था, लेकिन फिर भी एंगल को परमिशन देनी पड़ी और एंगल सूट पहनकर बाहर निकल जाता है उस सिलेंडर को ढूंढने के लिए। एटलीस्ट नेवी ऑफिसर्स के एक बार बात करने पर उनमें थोड़ी सी होप आ चुकी है।
एंगल अपना पूरा ट्राई कर रहा था पानी में दूर दूर तक जाकर उन ऑक्सीजन सिलेंडर्स को ढूंढने का। शिप के मलबे चारों तरफ फैले हुए थे, इसीलिए उसे थोड़ी प्रॉब्लम तो हो रही होती है, पर अच्छी बात हुई कि थोड़े ही देर में उसे वो ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गई। उसके साइड में हैरी की डेड बॉडी भी दिखाई जाती है। एंगल ने इन चीजों को इग्नोर किया और ट्राई करता है कि वो सिलेंडर तक पहुंच जाए, पर उस समय प्रॉब्लम ये हो गई कि सबमरीन से जो रस्सी उसके बॉडी से जुड़ी हुई थी वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा होता। ऑक्सीजन भी खत्म होती जा रही है और अगर ऐसा रहा तो वो दूसरी बड़ी ऑक्सीजन सिलेंडर को नहीं ले पाएगा। एंगल ने ये सारी बातें मिच को बताई और मिच डिसाइड करता है कि वो उसका सेफ्टी रोप ओपन कर देगा। जैसे ही उसने ओपन किया तो एंगल उसे ग्रीन सिग्नल देकर आगे बढ़ जाता है सिलेंडर लेने के लिए, लेकिन वो पानी का ऐसा रीजन था जहाँ प्रेशर एकदम अलग ही होता है। इस प्रेशर से हैरी नहीं बच पाया तो एंगल कौन सी चीज है। एंगल के भी सिग्नल टूटने लगे थे और मिच लगातार उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। उसे कुछ गलत लगने लगा, इसीलिए मिच खुद सूट पहनकर पानी में चला गया उसे देखने के लिए। सिलेंडर के पास पहुंचने के बाद पता चला कि बेचारा एंगल बेहोश पड़ा हुआ है। उसकी ऑक्सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी और जल्द से जल्द उसे लेकर जाना होगा। मिच में जितना भी दम था उसने वो लगा दिया और वो एंगल को उठाने के साथ साथ उस सिलेंडर को भी मूव करते हुए सबमरीन की तरफ लेकर जाता है। उसे बहुत ज्यादा मुसीबतें झेलनी पड़ी, पर आखिरकार वो कैसे भी सिलेंडर और एंगल को लेकर सबमरीन में पहुंच ही गया। जोन्स भी उनकी मदद करता है कंफर्टेबल कराने के लिए। सबसे पहले एंगल जो सांस नहीं ले रहा था उसे सीपीआर देकर जगाने की कोशिश की जाने लगी। एंगल की बॉडी मूवमेंट भी नहीं होती और वो लगातार कोशिश करते जा रहे थे, लेकिन जब वो दोनों थक गए तो ऐसा ही लगने लगा कि एंगल मर चुका है। उसे बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी कुछ टाइम पीरियड के लिए। बार बार सीपीआर देकर जब वो दोनों साइड में हटते हैं तभी जोन्स ने नोटिस किया कि एंगल का एक हाथ हिल रहा है, यानी उसमें अभी भी जान बाकी है। वो दोनों वापस सीपीआर देना स्टार्ट कर देते हैं। इतनी कोशिश के बाद तब जाकर एंगल होश में आता है और उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है। वो तीनों इस बात से खुश थे कि एटलीस्ट उनके पास कई बड़ा सिलेंडर्स मौजूद हैं और इससे वो 3 घंटे और ज्यादा ऑक्सीजन ले पाएंगे। जल्द से जल्द वो सभी नेवी वालों से कांटेक्ट करके अपने स्टेटस के बारे में बताते हैं। नेवी ऑफिसर्स उन्हें साफ कह रहे थे कि हमें पहुंचने के लिए 2 घंटे से ज्यादा लग सकता है, क्योंकि उनकी पोजीशन उन्हें पता नहीं है और पानी में शिप के कई सारे मलबे मौजूद हैं, इसीलिए उन्हें कंफ्यूजन हो रहा है उनकी लोकेशन पता करने में। नेवी ऑफिसर्स ने एक और बात कही कि तुम लोगों को जल्दी ढूंढने के लिए एक काम करना होगा। तुम्हें सबमरीन का एस्केपिंग सिग्नल ऊपर की तरफ छोड़ना है, जिससे ऊपर की तरफ से पता लग जाए कि वो कहाँ पर है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट के साथ साथ एकदम रिस्की भी था, क्योंकि सबमरीन को तो वो ऊपर नहीं लेकर जा सकते। उन्हें कैसे भी वो सिग्नलिंग डिवाइस को खुद ऊपर लेकर जाना होगा और चालू करके छोड़ना होगा। उन तीनों का इस बात पर बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है और अंत में मिच ने डिसाइड किया कि वो खुद उस सिग्नल को लेकर जाएगा। इतने साल से काम करने के बाद मिच को भी अंदाजा था कि ये काम कितना ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए वो कोई भी होप्स नहीं रखता वापस आने की। मिच ने तो अपने फैमिली के लिए लिखे गए लेटर्स एंगल को दे दिए थे, ताकि अगर वो नहीं आया तो वो उनकी फैमिली तक पहुंचा देगा। एंगल भी ये जानता था, लेकिन किसी को तो ये रिस्क उठाना ही होगा। मिच बहुत ही ज्यादा उदास होता है, पर अब वो सूट पहनकर रेडी हो गया उस सिग्नल वाले डिवाइस को ऊपर छोड़ने के लिए। सबमरीन से जुड़े हुए रोप की मदद से वो ऊपर तो जाने लगा। अब कुछ दूरी तक पहुंचने के बाद उसे वो डिवाइस ऑन करके ऊपर छोड़ना होगा, लेकिन हाथ में ग्लव्स लगने की वजह से वो डिवाइस को ऑन नहीं कर पा रहा होता। शुरुआत में उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है, इसीलिए आखिरकार मिच ने अपना ग्लव्स निकाल दिया ताकि वो अच्छी तरीके से बटन प्रेस कर सके। अब ऐसा वो कर पाता, इससे पहले चारों तरफ खतरनाक जेलीफिश आ जाती हैं। जेलीफिश का वहाँ पर पूरा झुंड था जो उसके खुले गए हाथ पर अपना डंक मारने लग जाती हैं। मिच को बहुत ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ रहा था। उसके हाथ से तो एक टाइम पर वो डिवाइस ऊपर भी छूट गया था, लेकिन बिना चालू हुए। अगर उसे चालू नहीं किया जाएगा तो ऊपर जाने का भी कुछ फायदा नहीं। इसीलिए अब मिच ने कैसे भी करके दर्द की हालत में उस बटन को प्रेस कर दिया और उस डिवाइस को ऊपर छोड़ दिया, यानी नेवी ऑफिसर्स को उनकी लोकेशन पता चल जाएगी। मिच को इतने सारे जेलीफिशेस ने डंक मारा होता है कि वो सह नहीं पाता और वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। उसकी डेड बॉडी पानी में तैरती जा रही थी और जब ये खबर एंगल और जोन्स को पता चलती है तो उन दोनों में एकदम हीट अप मोमेंट क्रिएट हो गया। जोन्स ट्राई करने लगा कि वो मिच की ऑक्सीजन टैंक बंद कर दे, क्योंकि इससे बची हुई ऑक्सीजन वो यूज कर पाएंगे। एंगल ट्राई करता है कि वो पूरी कोशिश करे मिच को बचाने का, लेकिन जोन्स ने ऑक्सीजन सप्लाई वहीं पर बंद कर दिया था। एंगल कभी ये एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मिच ने उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और जोन्स इतना ज्यादा मतलबी है कि उसने एक पल भी नहीं सोचा कि वो मिच को बचा सकते हैं। एंगल के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, पर अब जो हो चुका है उसे वो ठीक नहीं कर सकते। इतना कंफर्म है कि सिग्नलिंग डिवाइस ऊपर की तरफ मौजूद है, यानी नेवी ऑफिसर्स उन्हें आराम से डिटेक्ट कर लेंगे।
पर ये चीजें जल्दी करनी होंगी क्योंकि जो बड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर उनके पास कई घंटों से मौजूद था उसमें भी ऑक्सीजन अब धीरे धीरे खत्म होने वाली होती है। अब यहाँ ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि एंगल और जोन्स डिसाइड करते हैं कि ऑक्सीजन खत्म होने से पहले वो ही खुद की जान ले लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें नेवी ऑफिसर से वापस मैसेज आता है। वो कहने लगी कि उन्हें सिग्नल मिल चुका है और वो ठीक पानी के ऊपर मौजूद है, पर शिप के कई सारे मलबे बीच में आ रहे थे इसीलिए वो ज्यादा अंदर नहीं जा सकते। बात सिंपल थी कि एंगल और जोन्स को इसीलिए थोड़ी ऊपर आना होगा। एंगल और जोन्स साथ मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो सबमरीन के कुछ वेट्स नीचे गिरा देंगे ताकि वो हल्की होकर ऊपर ऑटोमेटिकली जाने लगे। इसमें खतरा तो था लेकिन कुछ ऑप्शन नहीं होता। जल्द से जल्द ये प्रोसेस किया जाता है और सबमरीन अब ऊपर जाने लगी थी। थोड़ी देर तक तो वो ऊपर पहुंचते हैं लेकिन बाद में पता चला कि सबमरीन से कई सारे वायर्स जुड़े हैं जो वहां पर डिस्ट्रॉय हुए शिप के थे। इससे तो अब आगे बढ़ना एकदम नामुमकिन है क्योंकि उन वायर्स को तोड़ा नहीं जा सकता। तो अब एंगल ने उसे साफ कह दिया कि इससे हमें खुद ऊपर जाना होगा चाहे कुछ भी हो। उनके पास तो एक ही सूट होता है और पता नहीं इसका यूज करके कौन जाएगा। जोन्स को लगने लगा कि अब शायद एंगल उससे झगड़ा करेगा ताकि वो उसे मारकर सूट ले ले। तो जोन्स उससे फाइट करने के लिए रेडी हो ही रहा होता है तब तक एंगल ने जोन्स को खुद ही कह दिया कि तुम सूट पहन लो और ऊपर चले जाओ। जोन्स एकदम हैरान रह जाता है। जोन्स ने कहा कि अगर मैं ऊपर चला गया तो तुम नहीं बच पाओगे। एंगल साफ बता देता है कि उसकी अब कोई फैमिली नहीं बची है। उसकी सारी फैमिली कार दुर्घटना में मारी गई थी और आज तक एंगल सोचता है कि ये उसकी वजह से हुआ था क्योंकि वही कार ड्राइव कर रहा होता है। एंगल जानता था कि जोन्स अभी अभी मैरिड हुआ है और उसकी फैमिली बनना बाकी है, इसीलिए उसने ये डिसीजन लिया और जोन्स को ऊपर जाने के लिए प्रेरित किया। जोन्स रेडी होकर सूट पहन लेता है और ऊपर जाने लगता है। एंगल ने उसे गाइड करना स्टार्ट किया ताकि वो कोई गलती ना करे। अब ये ऑब्वियस बात थी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाना बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। जोन्स के फेफड़े पूरी तरीके से जवाब देने लगे थे और एक मोमेंट पर तो वो काफी पैनिक हो गया था। यहाँ नीचे सबमरीन में भी पानी भरने लगा होता है, यानी एंगल के पास भी ज्यादा टाइम नहीं बचा है। जोन्स जो काफी फ्रस्ट्रेटेड हो गया, उसने तुरंत ही अपना हेलमेट निकाला और सांस लेते हुए ऊपर आने लगा। मुंह से उसके खून भी निकल रहा होता है, यानी उसके टिश्यूज टीयर हो चुके हैं। फिर भी कैसे भी वो कोशिश करते हुए ऊपर पहुंच जाता है। वहाँ नेवी ऑफिसर्स जल्द से जल्द जोन्स को रेस्क्यू करते हैं और सिग्नल देते हैं कि हमें जोन्स मिल गया। एंगल को भी जब पता चला तब जाकर उसके दिल को राहत मिलती है। उसने अपने वाइफ की एक निशानी बाहर निकाली और अपने अंत को एक्सेप्ट किया। एक लास्ट बार एंगल भी ट्राई करता है ताकि वो उस जगह से बाहर निकल जाए विदाउट सूट के, पर ऑब्वियस बात थी कि ये चीज नामुमकिन है। धीरे धीरे एंगल को सांस नहीं आती और वो अपना दम वहीं पर तोड़ देता है। बेचारा एंगल पानी में डूबता रहा और उसकी मृत्यु हो गई। अच्छी बात हुई कि जोन्स को रेस्क्यू कर लिया गया था और उसकी वाइफ के पास छोड़ दिया जाता है, पर जोन्स को भी पता था कि उसकी जिंदगी उसके साथियों ने बचाई है। अगर वो नहीं होते तो जोन्स मर चुका होता। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।